Enable. नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज लिव वेल विद डायबिटीज के इस खास एपिसोड में। मैं हूं विवेक पांडे। दुनिया में जितने भी लोगों को डायबिटीज है उनमें से आधे से ज्यादा को तो ये पता ही नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है। ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर डायबिटीज है क्या। तो चलिए आज हम डायबिटीज से जुड़े कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, एम्स जोधपुर से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपक चंद गुप्ता, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से। साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हरदेव नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, एसपी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीकानेर से। आप सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत है लिव वेल विद डायबिटीज के इस एपिसोड में। डॉक्टर शुक्ला, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है, तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर डायबिटीज है क्या और इससे जुड़े जोखिम क्या है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। डायबिटीज या मधुमेह वह रोग है जो ब्लड में या शुगर की मात्रा या जिसे कहते हैं ब्लड ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाने से होता है। इसके होने का मुख्य कारण जो अभी तक 3 मुख्य कारण है, उसमें एक है जीवन शैली, जो पहले जिसमें व्यायाम वगैरह अधिक होता था, आजकल व्यायाम ये सब कम हो गया है। तो इस तरह की जीवन शैली की वजह से डायबिटीज़ का प्रचलन बढ़ गया है। उसके अलावा जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो खान पान में जो बदलाव आ गए हैं पिछले 1-2 पीढ़ियों से, जिसकी वजह से जंक फूड या ज़्यादा कैलोरी वाला खाना लोग खाने लगे हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ा है। तीसरा जो कारण है वो है अनुवांशिक या जो जेनेटिक जो कारण रहता है। ऐसे जेनेटिक कारण की वजह से ऐसा पाया गया है कि भारतीयों में डायबिटीज़ जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से 3 मुख्य कारण है। और डायबिटीज़ हो जाने से मुख्यतः आँख, किडनी, ब्रेन, हार्ट और न्यूरॉन्स या न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम की दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए, अब हमने ये तो जान लिया है कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दीपक चंद गुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डायबिटीज का पता कैसे चलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। डायबिटीज की अगर हम बात करें, अभी भारत देश में लगभग 8 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज है। डायबिटीज 50% केसेज में लगभग एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं मिलते हैं। वो या तो रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसमें पता चलता है, या किसी बीमारी, दूसरी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे जब रूटीन चेकअप होते हैं तो पता चलता है कि उनको डायबिटीज है। बाकी अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो डायबिटीज में जो मुख्य कॉमन सिम्टम्स है जो सामान्यतः देखने को मिलता है वो है बार बार पेशाब का जाना, लोगों में थकावट का होना, स्पेशली रात को पेशाब अगर ज्यादा जा रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको डायबिटीज की तरफ इंडिकेट करता है। थकावट का होना, हाथ पैरों में दर्द का होना, झंझनाहट का होना, सुन्नापन का आना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना, यूरिन इन्फेक्शन, स्पेशली अगर मेल में यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। वेट लॉस का होना भी एक बड़ा इसका रीजन है। आपका चश्मे का नंबर तेजी से बदल रहा हो, अगर आपको चोट लग जाती है, उसको भरने में अगर समय लग रहा है, बार बार आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। तो आपको अपनी डायबिटीज डेफिनेटली चेक आपको करानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर हरदेव, आप बताइए कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में लंबे समय तक डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो उससे बहुत सारी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। मोटे तौर पर डायबिटीज की जटिलताओं को 2 तरह से विभाजित किया जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तात्क्षणिक होती है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड शुगर है वो निर्धारित मात्रा से कम हो जाती है और डीके के अंदर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है। ये मेनली इंसुलिन की कमी या कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी मोटे तौर से 2 तरह की होती हैं, एक माइक्रोवेस्कुलर और दूसरी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, जो छोटी नसें होती है शरीर के विभिन्न भागों की, उनमें ब्लॉकेज होती है, जैसे रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। रेटाइनोपैथी में आंखों के पर्दे की जो नसें हैं
वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, यानी उसमें खून का दौरा कम हो जाता है। उसकी वजह से कोलेटरल वेसल्स यानी दूसरी नसें बनना शुरू हो जाती है। जो दूसरी नसें होती है वो बिल्कुल फ्रेगाइल होती है, नॉर्मल नहीं होती है, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से फटने लग जाती है, जिससे रेटिना के आगे खून का थक्का जम जाता है। उससे कई बार रेटाइना उखड़ भी सकता है, जिसको रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं। इसी तरह नेफ्रोपैथी होती है, जिसमें क्रेटिनिन बढ़ जाता है और पेशाब में एल्बुमिन निकलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना, मितली होना, एनीमिया होना यानी रक्त कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह न्यूरोपैथी होती है, जिसमें पैरों में झंझनाहट, सुनपन, गर्म ठंडे का पता नहीं लगना, अननोटिस ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में घाव होना शुरू हो जाता है। उसी तरह मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें जैसे हार्ट अटैक है, लकवा है और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, जिसमें पैरों की बड़ी नसें हैं उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में घाव होने शुरू हो जाते हैं जो भरते नहीं है, उसको नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं। और खून का दौरा नहीं होने की वजह से गैंग्रीन भी बन जाती है और कई बार पैरों को काटना भी पड़ता है, जिसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे डायबिटीज से जुड़ी कुछ अहम बातें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लिव वेल विद डायबिटीज, जहां हमारे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं डायबिटीज से जुड़ी कुछ अहम बातें। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शुक्ला, क्या डायबिटिक पेशेंट्स को कोविड-19 संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें न केवल कोविड होने का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि उनमें जो कोविड होता है वो सीवियर या ज़्यादा सीरियस हो जाने का खतरा अधिक रहता है। ऐसा पाया गया है कि जिनका अनकंट्रोल है, जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता, 10-11 A1C इससे ज़्यादा A1C रहता है, ऐसे लोगों में यह खतरा और ज़्यादा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऐसे जो जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें अगर कोविड हो जाता है तो उनके मृत्यु की संभावना अधिक, इनफैक्ट 2 या 3 गुना अधिक रहती है। इन सब बातों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी जो कोविड के पेशेंट्स में होती है, ऐसा देखा गया है कि जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता उन्हें यह ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। अगला सवाल डॉक्टर दीपक चंद गुप्ता आपसे है। क्या डायबिटीज के शिकार व्यक्तियों में कोविड-19 से गंभीर जटिलताओं की आशंका ज्यादा होती है? अगर हाँ, तो कैसे? कोविड-19 का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डायबिटीज के अलावा जो भी कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जो ले रहे हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट जो बीमारी हैं, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिले हैं। अभी तक की रिपोर्ट बताती है कि क्योंकि डायबिटीज की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों में डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। स्पेशली जो ये देखा गया है कि कोविड-19 खुद एक इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह से काम करता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन भी हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, और जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा अनकंट्रोल होती है और वो भी एक तरह से एक इम्यूनोसप्रेसेंट कंडीशंस है। जो कोविड-19 है उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज वालों में, स्पेशली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा देखने को मिले हैं। साथ में हमें निमोनिया भी काफी देखने को मिला है। फंगल इन्फेक्शन जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये भी उन लोगों में ज्यादा देखने को मिला है जिनको डायबिटीज थी या डायबिटीज जिनकी अनकंट्रोल रही ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उन लोगों में ये इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। कोरोना काल में हेल्थ को लेकर लोगों में काफी जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के सामने काफी चुनौतियां भी आई हैं। डॉक्टर हरदेव मेहरा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको कोविड-19 के चलते डायबिटीज के प्रसार में कुछ इजाफा दिख रहा है? ऐसा क्यों है? डायबिटीज की प्रेवलेंस में अभी कोविड-19 की वजह से काफी संख्या में डायबिटीज की प्रेवलेंस में वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं 3 मुख्य फैक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ। एक खुद कोविड इटसेल्फ, दूसरा कोविड का स्ट्रेस और तीसरा कोविड में जो स्टीरॉयड यूज हो रहा है उसकी वजह से। कोविड इटसेल्फ क्या होता है? कोविड जो जिस रिसेप्टर पे अटैक करता है, जिसको
ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं। ये मेनली जो अग्नाशय होता है अपने शरीर में, जो इंसुलिन बनाता है, उसमें जो बीटा कोशिकाएं होती है उस पर अटैक करता है और बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा जो कोविड का जो स्ट्रेस है, उसकी वजह से शरीर में दूसरे हार्मोन जो इंसुलिन के अगेंस्ट होते हैं, जिनको हम काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बोलते हैं, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन, कैटेकोलामिन्स, इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाती है, यानी इंसुलिन जो शरीर में बनता है वो काम कम करने लगता है। उसकी वजह से भी बीटा कोशिकाएं नष्ट होने शुरू हो जाती है। तीसरा मेन जो स्टीरॉयड होता है, जो अपन इसमें कोविड में यूज कर रहे हैं, वो हालांकि निर्धारित मात्रा में काम में ले रहे हैं तो भी उसके कुछ न कुछ दुष्प्रभाव है। तो उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन बनाती है वो नष्ट होती है, तो उसकी वजह से डायबिटीज उत्पन्न हो रहा है। ये सब लोगों में नहीं हो रहा है, जिनमें प्री डायबिटीज है या मोटापा है या जिनके फैमिली हिस्ट्री है या जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है, उनके ही होता है, सबके नहीं होता। यहाँ पर हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद हम लेंगे डॉक्टर से कुछ और सवालों के जवाब। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है लिव वेल विद डायबिटीज के इस एपिसोड में। चलिए डायबिटीज से जुड़े सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, ये बताएं कि डायबिटीज से जुड़े सबसे कॉमन मिथ क्या है? डायबिटीज संबंधी जो मिथ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मिथ रहती है खान पान संबंधी। अक्सर मरीजों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज हो जाने पर, मधुमेह हो जाने पर शक्कर पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी, कभी खा नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज के मरीज भी शक्कर का सेवन कर सकते हैं स्वाद अनुसार, लेकिन तब ब्लड ग्लूकोज या शुगर की मात्रा कंट्रोल में होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो चिकित्सक परामर्श के बाद। दूसरी चीज यह है कि अक्सर डायबिटीज के मरीजों को ये लगता है कि उन्हें हर 2-2 घंटे में कोई चीज या किसी चीज का सेवन करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं या उपवास रखना काफी देर तक, घंटों तक, वो डायबिटीज के लिए अच्छा है, फायदेमंद हो सकता है ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तीसरी मिथ जो है वह शुगर फ्री या उन चीजों संबंधित है जो एज ए सब्स्टिट्यूट यूज की जाती हैं शक्कर के बदले। तो ऐसे में जब भी आप इन चीजों का सेवन करें, ऐसा नहीं है कि शुगर फ्री या स्पार्टेट या सुक्रालोज जिसे कहते हैं उसका सेवन करने से शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए चिकित्सीय परामर्श के अधीन ही इन चीज़ों का सेवन करें। और अगर आप कर रहे हैं शुगर फ्री का सेवन तो यह अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। तीसरी चीज है यह व्यायाम संबंधी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम व्यायाम तो कर रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन जब हम डिटेल में पूछते हैं तो पता चलता है कि शायद कुछ किलोमीटर चलना ही व्यायाम होता है। ऐसा नहीं है। व्यायाम का अर्थ यह है कि आपकी जितनी एक उम्र है, जितनी कैपेसिटी है, उसका मैक्सिमम आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। एक और मिथ जो है वो इंसुलिन संबंधी है। अक्सर डायबिटीज के मरीजों को, खासतौर पे कोविड के समय जब उनका अनकंट्रोल रहता है ब्लड ग्लूकोज, तो उन्हें इंसुलिन दी जाती है ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। इंसुलिन से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर सकते हैं। मरीजों में यह मिथ है कि एक बार इंसुलिन लग जाए या चालू हो जाए तो उसकी आदत पड़ जाती है और फिर हमेशा इंसुलिन पर ही रहना होता है। तो यह सरासर गलत है। किसी मरीज को इंसुलिन लगेगा या नहीं लगेगा, या इंसुलिन जिंदगी भर चलेगा कि नहीं, ये मरीज को देखकर ही बताया जा सकता है, जांच करके। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इंसुलिन चालू हो गया तो कभी टैबलेट नहीं शुरू हो पाएंगी। ये भी एक मिथ है। डॉक्टर गुप्ता, इंसुलिन थेरेपी को लेके आपके सामने कौन कौन से मिथ्स आते हैं? एक तो इंसुलिन थेरेपी के लिए जो काफी लोगों में बड़ा मिथ्स है कि इंसुलिन काफी पेनफुल है, क्योंकि इंजेक्टेबल के रूप में ही आता है। अभी इंसुलिन के लिए कोई भी ऐसे नेजल स्प्रे या ओरल टैबलेट नहीं अवेलेबल है जो कि इफेक्टिव हो। तो इंसुलिन सिर्फ एक इंजेक्शन के रूप में ही है। तो वो जब कोई भी निडल या इंजेक्शन लगाया जाता है तो उससे पेन होता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डिवाइस आई हैं इंसुलिन पेन के रूप में, उनसे काफी
पेन की जो समस्या थी लोगों में वो काफी कम हो गई है। दूसरा, लोगों में जो मिथ्स है कि इंसुलिन लास्ट रिसोर्ट है, मतलब कि अगर एक बार इंसुलिन लग गया तो वो मतलब उनकी लाइफ एक तरह से पूरी खराब हो गई है, या अब उनका जीने का बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसा नहीं है। ये देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज में तो सिर्फ इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है, वो तो डे 1 से आपको स्टार्ट करना होगा। लेकिन टाइप 2 में भी जिन लोगों में इनिशियली स्टेज में इंसुलिन दिया गया, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज के रिवर्सल देखने को मिले, मतलब कि वो बिल्कुल डायबिटीज फ्री हो गए हैं। तो इंसुलिन एक कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही दिया जाना चाहिए। वो हमारे यहाँ पे इस तरह का बना दिया गया है कि इंसुलिन को जब सारी आपकी ओरल मेडिसिन हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उसके बाद आपको इंसुलिन लेना चाहिए। ये गलत एक धारणा है जिसको हमें बदलना चाहिए। जिन लोगों ने इंसुलिन पहले स्टार्ट किया, उनमें जो डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आंखों पे असर आना, किडनी पे असर आना, नर्व्स पे असर आना, और हार्ट की जो हार्ट अटैक का आना, हार्ट फेल का होना, और जो स्ट्रोक पैरालिसिस की समस्या है, उन लोगों में कम देखने को मिली जिन लोगों ने इंसुलिन अपना शुरू में स्टार्ट किया, जल्दी स्टार्ट किया, अपनी डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल रखा। डॉक्टर नेहरा, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और डायबिटीज के रोगी इसे कैसे रोक सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली क्या होता है, रक्त में जो अपना ग्लूकोज होता है वो निर्धारित मात्रा से कम हो जाता है, यानी 70 से कम को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के जो मेन लक्षण है, एकदम से चक्कर आना, पसीना आना, शरीर में झंझनाहट होना, कमजोरी महसूस होना, एकदम से भूख लगना, लास्ट में मरीज को ताने भी आ सकती है और बेहोशी में भी जा सकता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया के मेन लक्षण है। तो ऐसे लक्षण अगर डायबिटिक रोगी को हो तो उसको हाथों हाथ अपनी ब्लड ग्लूकोज चेक करनी चाहिए। अगर चेक करने की सुविधा नहीं हो तो भी इसको हाइपोग्लाइसीमिया समझ के ट्रीट कर लेना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए मेनली रूल ऑफ 15 हम फॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत 15 ग्राम ग्लूकोज या चीनी, यानी 3 चम्मच चीनी लेनी चाहिए या ग्लूकोज लेना चाहिए, और उसके ठीक 15 मिनट बाद वापस अपना प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करना चाहिए। अगर ग्लूकोज 70 से ऊपर है तो कुछ सॉलिड स्नैक्स ले लेना चाहिए, और अगर 70 से कम है तो 15 मिनट बाद 15 ग्राम ग्लूकोज या शक्कर रिपीट करनी चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के प्रिवेंशन के लिए मरीज को ध्यान रखना चाहिए, उसमें उसको नियमित रूप से अपना आहार लेना चाहिए, औषधियां भी नियमित रूप से लेनी चाहिए। दवाओं और आहार के बीच में जो अंतराल डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसी अंतराल पे लें। एक्सरसाइज से पहले अपना ग्लूकोज चेक कर लें। अगर निर्धारित मात्रा से कम है तो उसको स्नैक्स लेना चाहिए। अधिक परिश्रम से पहले भी कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, और इंसुलिन या दवाओं की अत्यधिक मात्रा का निर्धारित मात्रा से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। और अंत में सवाल सभी डॉक्टर्स के लिए, डायबिटीज के रोगियों को डायबिटीज के साथ अच्छी तरह से जीने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? शुरुआत करते हैं डॉक्टर शुक्ला आपसे। सबसे ज़रूरत ये है कि जिन्हें भी डायबिटीज़ है वो अपना चेकअप कराते रहें, और जब भी अपने डॉक्टर से मिले तो अपने डायबिटीज़ का सेल्फ मैनेजमेंट, जिसे आज सभी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीजों को जितना एजुकेशन होनी चाहिए उतनी है नहीं, तो अपने डॉक्टरों से, और सिर्फ डॉक्टरों से, गूगल का या किसी और तरीके से यह चीज़ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश न करें। डॉक्टरों से सही इंफॉर्मेशन लेते रहें और चेक कराते रहें। ऐसा करने पे 90% डायबिटीज़ रोगी जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। उससे अच्छी ज़िंदगी से मेरा मतलब है कि खान पान में भी बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत नहीं रहती 90 से 95% लोगों में। पर हाँ, एक चिकित्सीय परामर्श ये सबसे ज़रूरी होता है। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक तो सभी लोगों को ये हम कहना चाहते हैं कि डायबिटीज से डरे नहीं। डायबिटीज डेफिनेटली एक बीमारी है, लेकिन उसके साथ में हम आराम से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। डायबिटीज को अपने अच्छे से कंट्रोल रखें। अच्छे से कंट्रोल रखने के लिए डायबिटीज सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है कि आप अपने डॉक्टर को रूटीन विजिट पे दिखाएं। एडिरेंस टू थेरेपी, मतलब आप अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर ढंग से लें। अपने डॉक्टर ने जब भी आपको फॉलोअप में बुलाया उनको दिखाएं। आप खुद जानें कि आपकी शुगर कब बढ़ती है, घटती है। प्रॉपर शुगर चार्टिंग रखें। आपकी डाइट का ध्यान रखें। डाइट में स्पेशली आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। फैट और फ्राइड चीजें जो स्पेशली जो बाहर की होती हैं उनको कम मात्रा में लें। प्रोटीन मात्रा बढ़ाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे हमने बताया कि आपको 30 to 45 मिनट्स आप अपनी एरोबिक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें।
प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है। डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल रखने के लिए मेडिटेशंस करें और अपने डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप में दिखाते रहें, तो आप डेफिनेटली अपनी शुगर से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनसे बच सकते हैं। डॉक्टर नेहरा, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? डायबिटीज के मरीज को अपनी लाइफ अच्छी से जीने के लिए डायबिटीज के मरीजों को जो निर्धारित आहार लेना चाहिए, जो दवा प्रेस्क्राइब की है वो लेना चाहिए, टाइम पे अपनी रक्त ग्लूकोज चेक करनी चाहिए। अगर मरीज के इन्फेक्शन या जैसे इस कोविड-19 के पेंडेमिक में अगर कोई बुखार आता है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन की कंडीशन में मरीज को दवाओं की रिक्वायरमेंट या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कुछ दवाएं होती है जो इन्फेक्शन के टाइम में नहीं लेनी चाहिए। तो अगर इन्फेक्शन या कुछ बुखार होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर खाना और रेगुलर अपनी दवा लेके डायबिटीज का मरीज अपना जीवन आसानी से नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लिव वेल विद डायबिटीज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे डायबिटीज से जुड़ी कुछ अहम बातों को लेकर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। Focus, ideate, innovate, enable.